हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा रही थी कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान, जिसका अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, अध्याय 20 प्रचलन एवं गति। इस वीडियो में हम लोग आगे का अध्याय देखेंगे, अध्याय 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है बराबर, समन्वय मतलब बराबर करना किसी भी चीज़ को। नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना, कि जैसे कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सोचने समझने का जो ताकत है ना, उसको बोलते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है ये। इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो अगर जो जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं उनमें उत्तक होता है, कोशिकाओं का जो समूह होता है वो उत्तक कहलाता है ना। तो जो जीवों का उत्तक जो होता है उनमें क्या होता है, सोचने समझने और संवेदनाओं या उद्दीपन परिवर्तन को, जैसे उद्दीपन से तात्पर्य क्या होता है कि यदि आपको हम लोग सुई, किसी भी जीव को सुई या कांटा या कुछ भी नुकीला चीज़ ऐसे हाथ में या कि बॉडी में कहीं पे भी किसी भी सरफेस पे हम लोग ऐसे टच कराते हैं तो उद्दीपित होता है, एक्टिव होता है ना, कि अरे यहाँ पे हमको लगा, ऐसे करके तुरंत हमारे माइंड को पता चल जाता है। फिर हम लोग तुरंत अपना हाथ या फिर अपना बॉडी का सरफेस जो होता है वहाँ पे से उस नुकीले स्थान से हम लोग हटा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कि सोचने और समझने की क्षमता है ना, ये कहाँ से होती है? तंत्रिका तंत्र कहलाती है। मतलब जितना भी ग्रहण होता है हम लोग को, जितने भी हमको चीज़ों का आभास होता है अपनी बॉडी सरफेस पे, उनमें उससे हम लोग जो परिवर्तन करते हैं अपने बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है उससे संबंधित जो उत्तक होते हैं, मतलब देखो हमारा जो बॉडी होता है वो उत्तकों से बना होता है, उत्तकों से मिलकर बना होता है। तो जो उत्तक होते हैं वो पर्टिकुलर अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे पाचन तंत्र के लिए अलग उत्तक कार्य करते हैं, संवहन तंत्र के लिए अलग उत्तक कार्य करते हैं, वैसे ही तंत्रिका तंत्र के लिए भी अलग उत्तकों का जो समूह होता है वो कार्य करता है। उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिकीय उत्तक, नर्वस टिश्यूज बोलते हैं, है ना। ये जो तंत्रिकीय उत्तक होता है कोशिका, ये न्यूरॉन्स तथा न्यूरोग्लिया के बने होते हैं। जो तंत्रिकीय उत्तक होते हैं वो किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से बने होते हैं और उसके साथ साथ न्यूरोग्लिया से बने होते हैं। ये भ्रूण के एक्टोडर्म, जब कोई बच्चा बन रहा होता है, मतलब जब भ्रूण का निर्माण होता है, बेबी का निर्माण होता है, तो उसको भ्रूण बोलते हैं। उस भ्रूण के एक्टोडर्म की जो न्यूरल प्लेट होती है, एक्टोडर्म की न्यूरल प्लेट से बनती है, अर्थात तंत्रिका कोशिका जो होती हैं, तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका उत्तक की इकाई होती हैं। इसमें साइटॉन, डेंड्रॉइड्स तथा एक्सॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं तंत्रिका उत्तक में? तंत्रिका उत्तक में क्या क्या होते हैं? साइटॉन होते हैं, डेंड्रॉइड्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं। जब आवेग का संचार होता है तो वो कहाँ से होता है? एक्सॉन की कोशिका से, एक कोशिका से दूसरे कोशिका के डेंड्रॉइड्स तक होता है। जब आवेग आता है, मतलब कोई भी चीज़ उद्दीपित करता है, तब वो कहाँ से होता है? तो एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका से डेंड्रॉइड्स तक जाता है। जो साइटॉन होते हैं वो हमेशा गुच्छों में होते हैं और एक्सॉन के समूह का तंत्रिका का निर्माण करते हैं। जो साइटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? गुच्छकों में होते हैं। इसी तरह तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कोशिका से उत्तक, उत्तक से उत्तक अंग, फिर अंग तंत्र, ऐसे बनते हैं ना। वैसे ही क्या क्या होता है? तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका कोशिकाओं से तंत्रिका उत्तक, फिर तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र जंतुओं में पाया जाता है तथा उससे वातावरण से संवेदी अंगों द्वारा संबंध करता है, जिससे शरीर के अंदर होने वाली जो सभी क्रियाएं होती हैं उनका समन्वय होता है। यह तंत्रिकीय समन्वयन कहलाता है। अगर पारिभाषिक रूप से देखेंगे तो तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होकर नियंत्रित होने वाली सभी क्रियाओं का सामंजस्य, पूर्ण नियमन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया तंत्रिकीय समन्वय कहलाती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाती है। तथा वह तंत्र जो याद रखने, सोचने समझने की क्षमता प्रदान करने के साथ साथ, देखो क्या बोल रहे हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होती है वो नियंत्रित होती है, तंत्रिका तंत्र से संचालित होकर नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को क्या करते हैं? नियमन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया तंत्रिकीय समन्वयन कहलाती है। तथा वह तंत्र जो याद रखने, हम लोग कोई भी चीज़ कहाँ से याद रखते हैं? तंत्रिका तंत्र के थ्रू याद करते हैं। सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। वो शरीर में नियंत्रण सुस्थापित करती है, तंत्रिका तंत्र कहलाती है। तंत्रिका समन्वयन के घटक,
तंत्रिका तंत्र द्वारा समन्वयन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका जो होती है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु का होता है। तंत्रिका तंत्र में दो चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसमें से पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये संवेदनाओं को और दूसरा चीज़ होता है सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या होता है, तो जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है और उनके आवेग को या फिर उनके आवेश को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, उसको बोलते हैं संवेदी अंग। इन्हीं से प्रभावित होकर जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या होती है, मस्तिष्क या मेरुरज्जु को देते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं नियमन में निम्नलिखित रचनाएं या घटक भाग लेते हैं। पहला है संवेदनांग, सेंस ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं, वे रचना जो बाहरी अथवा आंतरिक उद्दीपनों व उनके संवेगों का अनुभव या ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, संवेदनांग कहलाते हैं। उदाहरण है आँख, नाक, कान, त्वचा, नासावेश्म, जिह्वा आदि। संवेदनांग किसको बोलेंगे हम लोग, जो ऐसी रचनाएं जो क्या करती है, बाहरी और आंतरिक, बाहर में भी होती है और अंदर से भी कनेक्टेड होती है, वो क्या करती हैं, वो चीज़ों को, उद्दीपनों को ग्रहण करती है और उनको अपने मस्तिष्क तक, हमारे मस्तिष्क तक ले जाके पहुंचा के बताती है कि यहाँ से आपको ये परिवर्तन या फिर ये जो आवेश है वो प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि उदाहरण आँख, नाक, कान, त्वचा, नासावेश्म, जिह्वा आदि। फिर है संचार तंत्र, ट्रांसमिशन सिस्टम। शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं आपस में अंततः मस्तिष्क से संबंधित होती हैं तथा संचार तंत्र बनाती हैं। शरीर में पाए जाने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं वो क्या करती है, मस्तिष्क से संबंधित होती है। सारे तंत्र जाकर मिल के कहाँ पे होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं, जिनको हम लोग संचार तंत्र बोलते हैं। क्या होता है कि कुछ भी जो उद्दीपन होते हैं शरीर के बाहर अंगों से या फिर आंतरिक से, वो क्या करते हैं, उद्दीपन जो होते हैं वो संचार तंत्रिका तंत्र से होते हुए संचार तंत्र मस्तिष्क में आते हैं। मस्तिष्क से कार्यात्मक अंग तक उस उद्दीपन को ले जाती है। पहली प्रकार की तंत्रिकाएं संवेदी तथा दूसरी प्रकार की तंत्रिकाएं प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती है। पहली प्रकार की जो तंत्रिका होती है वो क्या कहलाती है, संवेदी कहलाती है, तथा दूसरी प्रकार की तंत्रिकाएं जो होती है वो प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती है। फिर है कार्यान्वयक अंग, इफेक्टर ऑर्गन्स। मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्राप्त होने वाले निर्देशों को, मस्तिष्क जो होता है, देखो जब उद्दीपित होने के बाद वो जो संचार होता है वो कहाँ चला जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है। अब मस्तिष्क से या फिर मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जो निर्देश होते हैं वो प्राप्त होते हैं, तो उनको प्रदान करने वाले अंग को क्या बोलते हैं, कार्यान्वयक अंग कहते हैं। उदाहरण है पेशियां, हार्मोन्स और ग्रंथियां। फिर है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन। इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला भाग होता है मस्तिष्क तथा दूसरा भाग मेरुरज्जु और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र का पर नियंत्रण करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनेक तंत्रिकाएं निकलती है जो कि पूरे शरीर में फैलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। क्या बोल रहा है कि जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका मस्तिष्क, दूसरा है आपका मेरुरज्जु और थर्ड है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर। ये जो तीनों होते हैं इसमें से क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उनमें से बहुत सारी तंत्रिकाएं, रेशेनुमा, धागेनुमा जो तंत्रिकाएं होती हैं वो फैली हुई होती हैं, जो पूरे शरीर में फैल जाती हैं। वो धागेनुमा संरचना से निकली हुई होती है, वो पूरे बॉडी में फैल जाती है और परिधीय भाग में मतलब शरीर के आउटर साइड में ये का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत कपाल से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरुरज्जु तंत्रिकाएं आती हैं। सीरा तंत्र वह होता है जिसमें न्यूरॉन सीधे संवेदी अंग से जुड़े नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है, जो सीरा तंत्र होता है वो क्या होता है, उसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं सीधे संवेदी अंग से जुड़े नहीं होते, बल्कि 2 न्यूरॉन्स के परस्पर संबंधित होने से कार्यात्मक अंग से जुड़े रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्वायत्त मतलब होता है ऑटोनॉमिक, मतलब खुद से कार्य करता है। इसको कार्य करने के लिए हमारी इच्छाओं की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है नर्व, एक तंत्रिका अनेकों तंत्रिका तंतुओं से मिलकर बनी होती है। इस पर एपिन्यूरियम का आवरण बढ़ा होता है, मतलब एक जो तंत्रिका होती है, मतलब एक धागेनुमा जो संरचना होता है वो क्या होता है, इसमें इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिन्यूरियम कहते हैं, एपिन्यूरियम। ठीक है। एक मोटी तंत्रिका में कई पतले पतले तंत्रिकाओं के पुल होते हैं। मान के चलो ये मोटी तंत्रिका है तो इसमें बहुत सारे पतले पतले क्या होंगे,
ऐसे पतले 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 और तंत्रिकाओं का पूल होता है, पर उसमें पेरिन्यूरियम का आवरण होता है। इसमें क्या होता है, पेरिन्यूरियम का आवरण होता है तथा प्रत्येक तंत्रिका तंतु पर एंडोन्यूरियम मढ़ा रहता है। ठीक है, तंत्रिका तंतु जो मोटा होता है उस पर किसका आवरण होता है, एपिन्यूरियम का आवरण होता है। एक मोटी तंत्रिका में कई पतले तंत्रिका पूल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पेरिन्यूरियम कहते हैं, पेरिन्यूरियम कहते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक तंत्रिका तंतु पर एंडोन्यूरियम मढ़ा होता है। जो पतले पतले जो तंतु होते हैं उसमें एंडोन्यूरियम मढ़ा होता है। तंत्रिकाएं तंत्रिका तंतु के रूप में अनेक न्यूरॉन्स की बनी होती है। जो तंत्रिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है, न्यूरॉन्स की बनी होती है। मेरु रज्जु से निकलने वाली प्रत्येक तंत्रिका को नर्व ट्रंक कहते हैं। जो मेरु रज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पीठ के पास जो होता है, उसमें क्या होता है, उससे निकलने वाली जो प्रत्येक तंत्रिका होती है उसको क्या बोलते हैं, नर्व ट्रंक कहते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे पिक्चर, तो तंत्रिका की अगर ये संरचना का कार्ड देखेंगे, ये है, इसमें क्या होता है, टेड सेल होता है, कनेक्टिव टिश्यू स्थित होता है, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। ठीक है, ये एपिन्यूरियम होगा, उसके ऊपर क्या होता है, पेरिन्यूरियम होता है, और उसके ऊपर होता है एंडोन्यूरियम। फिर ब्लड वेसल्स पाया जाता है। तंत्रिका तंतुओं के पूल की काट देखेंगे तो इस प्रकार का ये दिखाई देता है। क्लियर। तंत्रिका तंतुओं की विशेषताएं, उत्तेजनशीलता एवं चालकता। तंत्रिका तंतु की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो उत्तेजनशीलता होता है एवं चालकता होता है। तंत्रिका को किसी भी प्रकार के उद्दीपन जैसे यांत्रिक, तापीय, रासायनिक, विद्युतीय आदि से उत्तेजित किया जा सकता है। तंत्रिका जो होती हैं उसको कैसे प्रकार से उद्दीपित किया जा सकता है, तो यांत्रिक, तापीय या किसी भी यंत्र से, या फिर ताप देके, या फिर केमिकल के थ्रू, रासायनिक मतलब हो गया केमिकल, विद्युतीय आदि से उत्तेजित किया जा सकता है। तंत्रिकीय आवेगों का संवहन निश्चित गति 140 मीटर प्रति सेकेंड की दर से होता है। किसकी दर से होता है, 140 मीटर प्रति सेकेंड की दर से। ऑल और नन लॉ, सभी या नहीं नियम। वांछित बल के आवेग तंत्रिका में संपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तंत्रिका प्रेरणा की उत्पत्ति के लिए आवश्यक कम से कम विभव को देहली मान, ट्रेस होल्ड वैल्यू कहते हैं। फिर है दुर्जेय अवधि, रेफ्रेक्टरी पीरियड। तंत्रिका के एक बार उत्तेजित हो जाने पर यह दूसरे आवेग के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इस अवधि को दुर्जेय अवधि कहते हैं। तंत्रिका, जब कोई भी तंत्रिका जो होता है वो एक बार अगर उत्तेजित हो जाता है, किसी भी आवेग से एक बार अगर उत्तेजित हो गया वो तंत्रिका, तो दूसरे बार अगर कोई भी दूसरे आवेग में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती, इस अवधि को क्या बोलते हैं, दुर्जेय अवधि कहते हैं। पुनः ध्रुवण के पश्चात ही तंत्रिका में दूसरी प्रेरणा की उत्पत्ति हो सकती है। थकानहीनता, तंत्रिकाएं थकान का अनुभव नहीं करती। फिर नेक्स्ट है आपका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में। जो तंत्रिका कोशिका होती है, अथवा हम लोग न्यूरॉन्स जिसको बोल सकते हैं, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उसको कैसे मान सकते हैं, तो जो न्यूरॉन्स होता है उसको तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के रूप में हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। जो क्या करता है, सोचने, समझने एवं संवेदनाओं और उद्दीपनों को ग्रहण करता है, परिवर्तनों को ग्रहण करता है और तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित ऊतक को तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं, जिसका इकाई क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, जो कहाँ से होता है, एक्टोडर्म से होता है। अगर तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स देखेंगे तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई कोशिका होती है। यह बहुत बड़ी या बड़ी बहुरूपीय तथा ये 4 म्यू से 135 पी से उससे भी अधिक आमाप वाली हो सकती है। इसका मुख्य भाग तथा प्रवर्ध में विभेदित किया जा सकता है। इसको दो चीज, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। देखो इस टाइप का होता है न्यूरॉन्स की संरचना, हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुख्य भाग और प्रवर्ध। तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग जो होता है वो कोशिका का या साइटोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, साइटोन कहलाता है। इसमें एक गोल केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी गाय होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कणिकाएं भी पाई जाती है। कोशिका काय से एक से अधिक तथा छोटे बड़े कोशिका द्रव्य प्रवर्ध निकले होते हैं। ये प्रवर्ध कैसे होते हैं, 2 प्रकार के प्रवर्ध होते हैं। ये जो नीचे जाके जो प्रवर्ध निकलते हैं वो 2 प्रकार के प्रवर्ध होते हैं। पहला है डेंड्रॉन्स, ये छोटे प्रवर्ध होते हैं जो कोशिका काय से निकलते हैं और ये आधार के पास मोटे हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं और आधार के पास मोटे होते हैं, लेकिन इनका जो शीर्ष होता है वो पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स कहते हैं। इसमें निसिल्स
के नामक कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? निसेल्स नामक कण। एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष, फिर एक्सॉन पाया जाता है कोशिकाकार में निकलने वाली एकल लंबे तथा बेलनाकार प्रवर्ध को, जो एकल होता है सिंगल, और बेलनाकार जो प्रवर्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन या एक्सॉन तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इसके स्वतंत्र शीर्ष क्षेत्र से निकलने वाले शाखाओं को टीलोडेंड्रियो कहते हैं। इन शाखाओं के शीर्ष क्षेत्र में छोटी छोटी घुंडी जैसे संरचनाएं लगी होती है, जिसे शीर्षस्थ टर्मिनल नोब्स कहते हैं, शीर्षस्थ घुंडी कहते हैं। तंत्रिकाक्ष सामान्यतः पूरी लंबाई तथा असांखित ही होता है, लेकिन कभी कभी मुख्य अक्ष से समकोण पर शाखाएं निकलती है। जो मुख्य अक्ष होता है उसके समकोण से शाखाएं निकलती है, जिसे पार्श्वी तंतु कहते हैं, कोलेटरल फाइबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेटरल फाइबर। तंत्रिकाक्ष में निसेल्स कण नहीं पाए जाते हैं। इसके कोशिका द्रव्य में एक विशेष प्रकार के तंतुओं का जाल पाया जाता है। इन तंतुओं को तंत्रिका तंतुक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन तंतुओं को तंत्रिका तंतुक। प्रायः एक्सॉन बहुत लंबे होते हैं। जो एक्सॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं, यहाँ तक कि इनकी लंबाई 1 मीटर तक की हो सकती है। एक्सॉन के चारों तरफ विशिष्ट कोशिकाओं का बना एक आवरण पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं। जो एक्सॉन होता है उसके आसपास एक आवरण पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं। और इनकी कोशिकाओं को श्वान कोशिकाएं कहा जाता है। इनकी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? श्वान कोशिकाएं कहा जाता है। कभी कभी तंत्रिकाक्ष तथा न्यूरिलेमा जो होते हैं वो चमकीले वसीय पदार्थों की एक सतह पाई जाती है, जिसे माइलिन खोल कहते हैं। ये हो गया आपका युग्मानुबंध सहित तंत्रिका कोशिका। युग्मानुबंध किसको बोलेंगे? ये देखो, ये है आपका साइटोन, जिसमें क्या पाया जाता है? डेंड्रॉन्ट्स पाया जाता है। ये हो गया आपका डेंड्रॉन्ट्स, और ये हो गया डेंड्रॉइड्स। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम सब पाए जाते हैं। फिर ये हो गया एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होता है? न्यूरिलेमा पाया जाता है। फिर यहाँ पे पाया जाता है माइलिन शीथ पाया जाता है। क्लियर? दो आपके तंत्रिका कोशिका हो गए या फिर न्यूरॉन्स हो गए, ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक, ये है साइटोन और ये है एक्सॉन। न्यूरिलेमा जो होता है संकीर्णित होकर एक्सॉन को स्पर्श करती है, और इन स्थानों को रेनवियर संधि कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। जो खोल होता है वो श्वान कोशिकाओं सहित तंत्रिकाक्ष को तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर कहते हैं। दो संधियों के बीच का तंत्रिका तंतु पर्व कहलाता है, इंटर नोड कहलाता है। जब दो संधियों के बीच का तंत्रिका तंतु होता है, जब दो संधि होता है दो तंत्रिका तंतुओं का, तो जो उनके बीच का जो होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। रेनवियर संधि पर कोशिका द्रव्य एक्सॉन के चारों तरफ एक पट्टी बना देता है, जिसे सीमेंटिंग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवियर संधि जो होता है उसमें कोशिका द्रव्य एक्सॉन के चारों तरफ, कोशिका द्रव्य जो होता है उसके एक्सॉन के चारों तरफ एक पट्टी बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग बीम कहते हैं। माइलिन आवरण का निर्माण श्वान कोशिकाओं द्वारा स्रावित पदार्थों से होता है। जो माइलिन आवरण होता है, माइलिन शीथ का जो आवरण होता है वो किसके? श्वान कोशिकाओं द्वारा स्रावित पदार्थों से होता है। जिन तंत्रिका तंतुओं में माइलिन आवरण नहीं पाया जाता है उसे एमाइलिनेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड तंतु तथा आवरण युक्त तंतु को माइलिनेट या फिर मेड्यूलेटेड तंतु कहते हैं। जिसमें आवरण नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? एमाइलिनेटेडिया बोलते हैं, और जिसमें आवरण होता है उसको बोलते हैं माइलिनेटेडिया, है ना, या फिर मेड्यूलेटेड कहते हैं। तंत्रिका तंतुओं की पूलों के रूप में व्यवस्थित होकर तंत्रिका तंत्र से निकलने वाले तंत्रिकाओं को निर्माण करते हैं। वे तंत्रिका तंतु संवेदनाओं को ग्राही अंगों जैसे त्वचा, जिह्वा इत्यादि से ग्रहण करके मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक ले जाते हैं। जो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? संवेदी अंग से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, उसके बाद कहाँ ले जाते हैं? त्वचा, जिह्वा आदि इत्यादि के माध्यम से कहाँ ले जाते हैं? मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक ले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संवेदी तंतु, सेंसरी फाइबर्स कहते हैं। इस प्रकार वे तंतु जो संवेदनाओं को मस्तिष्क या मेरु रज्जु से अपवाहक अंगों जैसे पेशियों तक ले जाने का कार्य करते हैं, वे प्रेरक तंतु कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो तंतु संवेदनाओं, जो पहले तो क्या हुआ? संवेदी अंग के थ्रू वो मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक पहुंच गया। फिर मेरु रज्जु से क्या होता है कि वो अपवाहक अंगों से जो संवेदनाएं होती हैं वो अपवाहक तंतु तक पहुंचती हैं। उसको क्या बोलते हैं? वो किससे जाता है? पेशिया के माध्यम से या जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रेरक तंतु, मोटर फाइबर के नाम से जाना जाता है।
एक तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉइड जो होता है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन से युग्मानुबंध नामक विशिष्ट बंध के द्वारा जुड़ा होता है। जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कैसे जुड़ाव होता है, एक कोशिका का डेंड्रॉइड जो होता है दूसरे की तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन से जुड़ा होता है ना, विशिष्ट बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, युग्मानुबंध कहते हैं। इसी तरह न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर तंत्रिका उत्तक तथा तंत्रिका उत्तक से मिलकर तंत्रिका तंतु का निर्माण करते हैं। जब कोई संवेदना पहुंचती है तो उसको युग्मानुबंध कहते हैं और यह उसे उद्दीपित कर देती है। इसके उद्दीपन के फलस्वरूप क्या होता है, उसके द्वारा एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्राव किया जाता है। वैज्ञानिक इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, एसिटिल कोलिन हार्मोन के रूप में प्रमाणित करते हैं। जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, इस जो हार्मोन है उसका नाम दिया उन्होंने एसिटिल कोलिन। जो भी हो, यह हार्मोन जो होती है पड़ोसी कोशिका के साइटोन या डेंड्रॉइड्स को उत्दीपित कर देता है। जो पड़ोसी कोशिका होता है, बगल वाला जो सेल होता है, उसका क्या करता है, साइटोन और डेंड्रॉइड्स को उद्दीपित आवेशित कर देता है तथा संवेदना एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ज्यों की त्यों पहुंच जाती है। इसी विधि द्वारा शरीर में संवेदनाओं का संचरण होता है। मतलब एक कोशिका के थ्रू वो साइटोन और डेंड्रॉइड्स में ट्रांसफर होता है, फिर वहाँ से फिर दूसरे साइटोन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको संचरण होता है यह, और सब जो होता है युग्मानुबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जाकर संवेदना पहुंचता है, फिर वहां से विभिन्न अंगों तक ये पहुंच जाता है। संवेदनाएं जो होती हैं मस्तिष्क तक न्यूरॉन्स के सेटॉन और एक्सॉन द्वारा पहुंचाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका एक टॉपिक। अगर हम लोग देखेंगे डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन में अंतर क्या होता है। डेंड्रॉइड्स को अगर हम लोग हिंदी में बात करें, ये तो डेंड्रॉइड्स हम लोग इंग्लिश में बात बोलते हैं इसको, अगर डेंड्रॉइड्स को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, ध्रुमाक्ष, और तंत्रिकाक्ष। एक्सॉन को क्या बोलेंगे, तंत्रिकाक्ष। तो डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन में क्या अंतर होता है, तो डेंड्रॉइड जो होता है ये छोटा होता है, शंकुनुमा अर्थात आधार में मोटे तथा शीर्ष पर क्रमशः पतले हो जाते हैं, जबकि एक्सॉन क्या होता है, ये अपेक्षाकृत लंबा बेलनाकार एवं समान लंबाई वाला न्यूरॉन्स का बेलनाकार प्रवर्ध होता है। अगर डेंड्रॉइड्स देखेंगे तो ये साइटोन के समीप ही अत्यधिक शाखित होकर झाड़ीनुमा संरचना के रूप में परिलक्षित होता है, जबकि एक्सॉन जो होता है वह अंतिम छोर पर ही शाखित होता है। शाखाओं के सिरों पर सिनेप्टिक घुंडियाँ पाई जाती है। डेंड्रॉइड्स जो होते हैं इसमें कोशिका अंगक तथा निसिल्स के कण पाए जाते हैं, जबकि एक्सॉन जो होता है इसमें निसिल्स के कण नहीं पाए जाते। डेंड्रॉइड्स जो होते हैं प्रेरणाओं को ग्रहण करके कोशिका काय की ओर ले आते हैं, ये अभिवाही प्रवर्ध कहलाते हैं, एफरेंट प्रवर्ध कहलाते हैं, जबकि तंत्रिकाक्ष जो होते हैं ये प्रेरणाओं को कोशिकाओं से तंत्रिका कोशिकाओं से अपवाहक अंग तक पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें अपवाही इफरेंट प्रवर्ध कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इनके प्रवर्धों के आधार पर जो न्यूरॉन्स जो होता है उनके प्रवर्धों के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं को 3 प्रकार के विभेदित किया गया है। पहला है एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। एक ही एक्सॉन युक्त न्यूरॉन को, अगर एक ही एक्सॉन होता है उस न्यूरॉन को एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इसमें डेंड्रॉइड्स का पूर्ण अभाव होता है। ये कोशिकाएं प्रायः अकशेरुकीय प्राणियों में तथा कशेरुकियों के पूर्ण ध्रुवीय अवस्था में पाया जाता है। फिर है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, बाइपोलर न्यूरॉन्स। ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके एक सिरे पर एक्सॉन तथा दूसरे सिरे पर डेंड्रॉन्स उपस्थित होते हैं उसे द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आंखों की रेटिना स्तर द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स का बना होता है। फिर है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इस प्रकार के न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन तथा एक से अधिक डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बहुध्रुवीय प्रकृति वाले होते हैं। ये हो गया यूनिपोलर, इस प्रकार का दिखाई देता है। फिर है स्यूडोपोलर, ये हो गया बाइपोलर, और ये हो गया मल्टीपोलर। फिर है न्यूरोग्लिया कोशिका। दूसरा है न्यूरोग्लिया कोशिका। तंत्रिका तंत्र से संलग्न वे विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसमें साइटोन के चारों तरफ अनेक डेंड्रॉन जैसी रचनाएं लगी होती है, परंतु एक्सॉन का अभाव होता है। क्या होता है, बोल रहे हैं कि डेंड्रॉन्स तो होती है परंतु एक्सॉन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा कैर्नियल कैविटी को आस्तरित करती है। इनकी उत्पत्ति भ्रूणीय बाह्य चर्म एक्टोडर्म से होती है। यह परिधीय तंत्रिका तंत्र की स्वान कोशिकाओं के साथ भी पाई जाती है। ये कोशिकाएं तंत्रिका तंतुओं एवं गैंग्लियोनी या गुच्छकों का आवरण बनाती है। यह है न्यूरोग्लिया का कोशिका।
तंत्रिकीय उत्तक के कार्य। यह उत्तक सोचने, समझने एवं चेतना संबंधी सभी संवेदनाओं को ग्रहण करने तथा उनके अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करने, जैसे कि घृणा, प्रेम, क्रोध और शरीर में होने वाले सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है। जो तंत्रिका उत्तक होते हैं वो हर प्रकार के ऑटोनोमिक और नॉन ऑटोनोमिक, मतलब जितने भी ऑटोनोमस होते हैं, जैसे कि घृणा हो रहा है, प्रेम हो रहा है, क्रोध है, गुस्सा आ रहा है, ये क्या होता है, ऑटोनोमिक होता है। या फिर कुछ चीज़ को सोचना समझना, ये हम लोग क्या करते हैं, दिमाग से कार्य करते हैं। ये सब चीज़ों के लिए, जितनी भी क्रियाओं के लिए नियंत्रण को उत्तरदायी होती है, उसको बोलते हैं तंत्रिकीय उत्तक। ठीक है। तंत्रिकीय आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण कैसे होती है? तो तंत्रिका तत्व पर विद्युत रासायनिक संकेत, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल का जो संचरण होता है वो तंत्रिका प्रेरणा या फिर आवेग कहलाते हैं। तंत्रिका तंतु में आवेग का जो संचरण होता है वो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है। किसकी क्या प्रक्रिया होती है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, जो एक्सॉन की एक्सोलेमा की सतह में संपन्न होती है। जो एक्सॉन होता है, मतलब जो नीचे होता है, उसके एक्सोलेमा की सतह पर कंप्लीट होती है। प्रेरणा की संचरण की पूरी क्रिया विधि का अध्ययन निम्न चरणों में किया जा सकता है। पहला है विश्राम कला विभव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आयन का वितरण। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंतु की प्लाज्मा कला या एक्सोलेमा जो होती है उसमें ध्रुवीय अवस्था में रहती है और एक्सोप्लाज्मा को कोशिका बाह्य द्रव्य एक्स्ट्रा सेल्यूलो फ्लूइड से पृथक करती है, जिसमें आयनों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। इसमें क्या होता है, आयनों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। एक्सोप्लाज्मा में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है परंतु क्लोराइड कम होता है। जो एक्सोप्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है परंतु जो क्लोराइड होता है उसकी मात्रा जो होती है वो कम होती है। इस प्रकार ECF में देखेंगे, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखेंगे तो सोडियम की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, HCO3 की भी मात्रा अधिक होती है, किंतु अविसरणशील ऋणात्मक आयन जैसे देखेंगे कार्बनिक, फास्फेट, सल्फेट और प्रोटीन आयन की एक्सोलेमा में अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण इसके अंदर की जो ऋणात्मक सतह ऋणात्मक हो जाती है, जबकि बाहर की सतह क्या होती है, धन आवेशित होती है। विश्राम स्थिति में एक्सोलेमा पर इस विभवांतर को विश्राम कला विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, विश्राम की स्थिति में अगर जब विराम होता है, स्टॉप की स्थिति जब होती है तो एक्सोलेमा पर इस विभवांतर को विश्राम कला विभव कहते हैं। ये दिखा रहा है कि डिपोलराइजेशन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मूवमेंट एंड नर्व इंपल्स में किस प्रकार का शो करता है। फिर है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, इसको Na और K पंप भी कहते हैं, जो ऋण आवेश और धन आवेशित विभव को उत्पन्न करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। सोडियम क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, पोटेशियम जो होता है वो धन आवेशित होता है। अगर साधारणतः देखेंगे तो एक्सोलेमा जो होता है उनमें Na+ की तुलना में Na- की तुलना में K+ जो होता है वो लगभग 50 से 100 गुना अधिक होता है, जिसमें क्या होता है, अधिक पारगम्य होता है, मतलब वो अधिक शीघ्रता से पहुंच सकता है। ECF में सोडियम माइनस तथा Cl आयन की उच्च 10 से 14 गुना क्रमशः होती है, जबकि एक्सोलेमा में ECF की तुलना में पोटेशियम आयन की उच्च सांद्रता लगभग 30 गुना अधिक होती है। इस प्रकार सोडियम और क्लोराइड आयन का विसरण जो होता है ECF में तंत्रिका तंतु के एक्सोप्लाज्मा से होता है। इसी प्रकार पोटेशियम आयन तंत्रिका तंतु से ECF में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार का निष्क्रिय विनिमय परासरणीय साम्य ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम का विक्षोभ जो होता है कर सकता है। इसलिए Na- एक्सोलेमा से ECF में बहिष्कृत होते हैं और पोटेशियम में सक्रिय अभिगमन द्वारा विसरण प्रवणता के विपरीत ऊर्जा के प्रयोग द्वारा अंदर लिए जाते हैं। यह एक्सोलेमा में पाए जाने वाले एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। जो एक्सोलेमा होता है उसमें जो एंजाइम उपस्थित होता है उसके द्वारा ये उत्प्रेरित होता है, एक्टिव होता है। यह एंजाइम जो होता है 3-NAT को एक्सोप्लाज्मा से ECF में भेजने के लिए उत्प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है 2K+ एक्सोप्लाज्मा में बदले में प्रवेश कर सके। इस सोडियम और पोटेशियम आयनों की अदला बदली होती है। इसमें क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम आयनों की अदला बदली होती है। इसको ही क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। क्या होता है, देखो सोडियम और पोटेशियम पंप में क्या होता है, एक्सोप्लाज्मा रेस्टिंग, ये हो गया रेस्टिंग एक्सॉन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन N होता है और यहाँ पे हाईली पॉजिटिव चार्ज जो होगा पोटेशियम होगा। ये क्या होता है, विश्रामावस्था में इस प्रकार का ये दिखाई देता है। सुप्त अवस्था में देखेंगे तो एक्सोलेमा की आंतरिक सतह पर बाहरी सतह की तुलना में लगभग 85 MV का विभव का ऋण विभव होता है। यह विश्राम कला विभव रेस्टिंग
पीरियड क्या रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाता है। यह दो कारकों द्वारा उत्पन्न होता है। पहला है विश्राम कला NAT के लिए निम्न पारगम्यता पोटेशियम प्लस के लिए उच्च पारगम्यता, और दूसरा है कला के आर पार सोडियम पंप। कला जो होता है उसके आर पार क्या होता है? सोडियम पंप। इन दो कारकों के परिणाम स्वरूप कला की भीतरी सतह की तुलना सतह धनात्मक आयन की उच्च सांद्रता उत्पन्न होती है। इसलिए विश्राम कला की यह अवस्था ध्रुवीय विभव अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुवीय विभव अवस्था कहलाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा मेलिनेटेड एक्सॉन और नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन पढ़ा था इसके पहले वाले टॉपिक में, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पढ़ देते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पाए जाने वाले न्यूरॉक्स जो होते हैं वो दो आवरण द्वारा ढका होता है। पहला है आंतरिक आवरण जो वसी अम्ल माइलिन का बना होता है और मोटा होता है, तथा बाहरी परत जो होता है पतला होता है, उसको न्यूरोलेमा कहते हैं। जबकि नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन में क्या होता है? न्यूरॉक्सिस जो होते हैं वो केवल एक आवरण न्यूरोलेमा पाया जाता है जिसमें माइलिन शीट का अभाव होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। मेलिनेटेड एक्सॉन का रंग सफ़ेद होता है जबकि इसका रंग भूरा होता है। आच्छादित तंत्रिकाक्ष का अंतरालों में रेनवियर की गांठें पाई जाती है। जहाँ पे जुड़ाव होता है वहाँ पे रेनवियर की गांठें पाई जाती है, इसमें अनुपस्थित होता है। मेलिनेटेड एक्सॉन में क्या होता है? गांठों की बाह्य कोशिकीय द्रव्य से संपर्क हो जाता है जबकि तंत्रिकाक्ष की पूरी लंबाई में बाह्य कोशिकीय द्रव्य के संपर्क में रहता है। ये क्या होता है? केवल गांठों में आयनों का विनिमय होता है। इसमें संपूर्ण सतहों पर आयनों का विनिमय होता है। यहाँ पे क्या होता है? रेनवियर गांठें जहाँ पे होती है वहीं पे आवेगों का आयनों का विनिमय होगा, जबकि जो नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन होता है उसमें क्या होता है कि संपूर्ण सतह पर आयनों का एक्सचेंज होता है। फिर ये सक्रिय विभव का प्रसारण केवल एक गांठ से दूसरी गांठ में ही हो पाता है, जबकि इसमें क्या होता है? सक्रिय विभव का प्रसारण संपूर्ण एक्सॉन में होता है। इसमें तंत्रिकीय आवेगों का प्रसारण अनाच्छादित तंत्रिकाक्ष की तुलना में अधिक होता है, जबकि इसमें क्या होता है? आवेगों का प्रसारण आच्छादित तंत्रिकाक्ष की तुलना में धीमा होता है। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो होंगे क्लियर हो गए होंगे। आगे के नेक्स्ट टॉपिक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सीधी शिक्षा ऐप में। धन्यवाद।